दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का कोई हक नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल और लीगल अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। मेरे हाथ में ऑफिशियल जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का। लिंकिंग लॉ के चैनल पे जब भी आपसे कोई बात होगी ना तो साथ में मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट जरूर होगा ताकि आपसे ऑथेंटिसिटी के साथ में क्रेडेंशियल को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन है जो किया जा सके। आपका समय गवाए बिना मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। ये जो 17 पेजेस का जजमेंट है ना, ये ऑनरेबल जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बेंच में जो ऑनरेबल जज हैं फरजंद अली जी, उनके द्वारा दिया गया है। अब इस केस की कहानी को थोड़ा आराम से समझना ताकि हम लोग जो हैं इस वर्डिक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व है जो कर सकें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहीं न कहीं ये जो पोते और पिता के बीच में लड़ाई होती है दादा की प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसका एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू आज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए केस की कहानी पर बात करते हैं। और इतना ही नहीं, आपके जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड है जो कि हर स्टेट में अलग अलग लैंड रेवेन्यू का लॉ है जो होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, राजस्थान टीनेंसी की तरह हर स्टेट का अलग अलग खातेदारी कानून है जो होता है, इन सब का हाइब्रिड वर्जन जो है ना वो आपको इस लैंडमार्क केस के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब जरा इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है जी, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि ये दादा है, ग्रैंडफादर। ठीक है, अब ये जो ग्रैंडफादर है इनको सरकार की तरफ से 75 बीघा लैंड मिलती है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड में एक सेक्शन है 101 जिसमें एक प्रावधान है कि अगर कोई किसान वर्ग का इंसान है और उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है तो खेती वेती के लिए सरकार उसको क्या कर सकती है, जमीन अलॉट कर सकती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो दादा है इसको सरकार ने 75 बीघा लैंड है जो अलॉट करी थी। अब इसकी क्या हो गई थी, 2004 में डेथ हो गई, 2004 में बिना वसीयत के डेथ होगी। जब बिना वसीयत के डेथ होती है तो इसको कानूनी शब्दों के अंदर इंटर स्टेट डेथ, निर्वसीयत मृत्यु है जो कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 बेटे थे, S1 S2 S3। ऑब्वियसली बात है, वाइफ हो गई, हो सकता है और की कोई डॉटर वगैरह भी होगी। अब देखो क्या है जी कि 3 बेटे थे, तो 3 बेटों का कायदे से मान लेते दूसरा कोई हकदार नहीं था, तो इनका जो राइट बनता है वो इस प्रॉपर्टी में 1/3 1/3 और 1/3 है जो बनता है। ठीक है, अब जो पहला सन है इसका लड़का है यहाँ पे और इसी के नाम से ये केस है। बेसिकली इस केस का टाइटल भी यही देखने को मिलेगा, ग्रैंड सन वर्सेस फादर एंड अंकल्स। यानी कि जब आप इसमें जाएंगे ना तो यहां पर आपको ये जो देवाराम है पोता, इस देवाराम का स्टेटस क्या है, यहां पर पोते ने केस फाइल कर रखा है। पोता ने किसके खिलाफ, ये जो है उसके पिता नंबर 1 खेताराम, दूसरे उसके जो अंकल हैं रामाराम और एक और अंकल है लच्छूराम, और इसके अलावा कुछ अन्य पार्टी जिनको इनके पिता अंकल ने सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी सेल करी थी, बेची थी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि इस छोटे से डायग्राम में आपको बता रहा हूं कि ग्रैंडफादर की इस तरह से प्रॉपर्टी तीनों में क्या होती है, डिवाइडेज होती है। जिस समय ग्रैंडफादर की डेथ हुई उस समय ये जो पोता था ये बड़ी मुश्किल से 4 या 5 साल का एज होगा। ओके, लेकिन मतलब एक तरीके से दुनिया में आ चुका था। अब क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर S1 S2 और S3 ने मिलकर ये जो जमीन थी ना, ये जमीन किसी और थर्ड पर्सन को बेच दी, थर्ड पर्सन को सेल आउट है जो कर दी। अब जब ये महाशय 18 साल के हुए तो इन्होंने कहा यार ये कोई तरीका है, दादा की प्रॉपर्टी थी, कोई तुम लोगों की कमाई हुई प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी। वो अपने पिता और अंकल को बोलता है ये कोई तुम्हारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो थी नहीं, आप लोगों ने बेच कैसे दी, दादा की प्रॉपर्टी थी, इसका मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना। तो पैतृक संपत्ति के केस में क्या होता है, हिंदू कानून ये कहता है कि एक हिंदू व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में जन्म के साथ ही अधिकार मिल जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो इसने कहा कि भाई मेरे को इसमें राइट था, तुम सब लोगों के राइट्स में डिवाइड भी कर दो तो मेरा यहाँ पे 1/9 अधिकार है जो बन रहा था 75 बीघा के अंदर। तो 75 का जो नम्मा हिस्सा है वो मेरे हक का था, तुम लोगों ने इसको बेच कैसे दिया। तो इसने क्या किया, इसने पोखरण के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, राजस्थान का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, तो जैसलमेर के अंदर एक एरिया है पोखरण जहां पे ADJ कोर्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है। तो इसने वहां पे क्या किया, एक सूट फाइल किया, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। मतलब ये जो तीनों ने मिलकर, उसके पिता ने और उसके अंकल ने मिलकर जो ये प्रॉपर्टी बेची है ना, तो उस रजिस्टर्ड सेल डीड को या उस सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए और साथ ही साथ में कोर्ट से डिक्लेयर करवाने के लिए उसका उसके पास में अधिकार है। उसने पोखरण के अंदर ये सूट फाइल किया। जब पोखरण में ये सूट फाइल हुआ
तो वहां पे जो है सामने की तरफ से वापस क्या किया, अपोज है जो किया गया, और अपोज करने के साथ साथ में ही जो अपोजिट पार्टी है उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई। अगर आप लोगों को सीपीसी के बारे में जानकारी है तो सीपीसी में एक प्रावधान होता है ऑर्डर 7 रूल 11 का, जिसके तहत प्लांट को रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाती है। तो सामने वाली पार्टी जो थी उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन लगाई। अब उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो केस है वो कृषि जमीन से जुड़ा हुआ है, और कृषि जमीन का कोई भी विवाद अगर आता है तो सामान्यतः वो रेवेन्यू कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट के अंदर नहीं जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि दूसरे जो अनुषंगक अधिकार हैं, एनसीएल जो राइट्स हैं, उनको लेकर अगर सिविल कोर्ट में आ भी गए तो भी उससे पहले जरूरी है कि इनके जो टीनेंसी राइट है ना, इनके जो खातेदारी अधिकार है, वो एक रेवेन्यू कोर्ट डिक्लेयर करे। तो यहां पर तो इनके वो राइट्स की बात आ ही नहीं रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये प्रॉपर्टी जो है ना वो सरकार ने क्या करी, दादा को दी। तो क्या सरकार ने दादा को जो प्रॉपर्टी है वो इन द कैपेसिटी ऑफ कर्ता दी है क्या, कि भाई तुम्हारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तुम इसके कर्ता हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली के लिए प्रॉपर्टी दी जा रही है? ऐसा तो नहीं था। सरकार ने जो अलॉटमेंट किया था वो इंडिविजुअल अलॉटमेंट था। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की होने का सवाल ही नहीं आता। ये तर्क देते हुए उसने क्या कर दिया, जो पोखरण का एडीजे कोर्ट है उसमें 7/11 की एप्लीकेशन लगाई कि साहब ये जो केस इसने फाइल किया है ना ग्रैंडसन ने, इसको क्या किया जाए, डिसमिस है जो किया जाए। और बकायदा पोखरण के एडीजे कोर्ट ने उस दलील को माना और क्या कर दिया, उसको वहां से मामला डिसमिस कर दिया, मतलब 7/11 में प्लांट को रिजेक्ट है जो कर दिया। अब ये बंदा पहुंचा अपील करने के लिए। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 96 में अपील फाइल करी गई। पोता हाईकोर्ट पहुंच गया। दिस 75 बीघा प्रॉपर्टी है। अगर आज 1 बीघा का 2-3 लाख भी पकड़ के लेके चले तो कम से कम 2.5-3 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है। उसमें से 1/9 हिस्सा भी अगर मिलता है तो 30-40-50 लाख कम से कम लेके बैठेंगे, है ना। ऐसा अंदाजा लगा के पोते ने अपना केस कंटिन्यू रखा। हाईकोर्ट पहुंच गया वहां पर। हाईकोर्ट में यहाँ पे जब उसका मैटर चला 2026 में हाईकोर्ट के अंदर है। देखो ये वो केस है जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट के अंदर है जो आ रखा था, ठीक है। ऑफिशियल जजमेंट पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, कि हमें 1% भी डाउट नहीं होता कि कहीं हम सुनी सुनाई बात पे भरोसा तो नहीं कर रहे हैं। अब ये जो बातें बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने क्या कर रखी है, रिसर्च कर रखी है। अगर आप इन पेजेस में देख पा रहे हैं ना तो इसके साथ में न्यूज़पेपर की कटिंग और बाकायदा हर एक पैराग्राफ को मैंने खुद पर्सनली पढ़ने के बाद में आपके सामने ये सेगमेंट क्या है प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंट है जो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जी, इनफैक्ट जो हमारा जुडिशरी गाइडेंस सेगमेंट चलता है ना लिंकिंग ऐप पर, जुडिशरी की क्लासेस, एडवोकेसी की प्रैक्टिकल गाइडेंस की क्लासेस, एआईबी की क्लासेस, उसमें भी कभी अगर कोई प्रैक्टिकल टॉपिक लिंक होता है वो ऑफिशियल जजमेंट के साथ में ही होता है, ताकि जो स्टूडेंट है लॉ सीखने वाला वो परफेक्शन के साथ में चीजों को सीखे, रट्टा नहीं मारे। अब देखो यहां पे क्या हुआ, हाईकोर्ट के पास मामला है जो पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व वगैरह किया और हाईकोर्ट ने यहाँ पे राजस्थान का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने केसेस जो इस संबंध में डील हो रहे थे उनके बारे में भी ऑब्जर्वेशन किया। जैसे ये प्यारेलाल वर्सेस सुबेंद्र, इस केस में कहा गया है कि आपको रेवेन्यू कोर्ट से पहले डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि आपका अधिकार है उस कृषि जमीन के अंदर। देखो मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अर्बन प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात है यहाँ पर अपन बात क्या कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी हिंदू और अनडिवाइडेड फैमिली के तहत आती है कि नहीं आती है। ओके, नाउ सी, तो अब इस केस के तहत जो है कई मामले चले और कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। फाइनली कोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व करते हुए देखो कोर्ट ने कुछ इश्यू फ्रेम किए। कोर्ट ने इश्यू फ्रेम किए कि भाई नंबर 1 सबसे पहले तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आता है कि नहीं आता है। देखो कोर्ट ने डिनाई नहीं किया कि आ नहीं सकता। कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं कर रखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सरकार अलॉट करती है तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आएगी कि नहीं आएगी, ये डिसाइड नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो प्रॉपर्टी अलॉट की गई है ना वो प्रॉपर्टी आपको कर्ता की कैपेसिटी में नहीं दे रखी है। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बंदा होता है कर्ता, जो कि हेड होता है, तो उस कैपेसिटी के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया डिसाइड किया। दूसरा, जो बंदा ये पिटिशन फाइल करने आया है इसके पास टीनेंसी राइट है या नहीं है। टीनेंसी यानी कि कृषि जमीन में टीनेंसी राइट है तो ये आप क्लेम कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर आया कि अब टीनेंसी राइट है तो उस केस में ये मामला रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करेंगे या सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इसको इसका राइट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कई सारी बातों के साथ में अब अगर आप इसका कंक्लूजन देखेंगे, यहाँ पे मैं फाइनल ऑर्डर पे आ जाता हूँ ताकि आपको मेन बात जो है समझा सकूँ। ये देखिए, ये इस जजमेंट का एक तरीके से फाइनल सेगमेंट
यहाँ पे इन्होंने प्यारेलाल केस का जिक्र विक्र करते हुए सारी बातों का एक निचोड़ जो है वो क्या किया, कोर्ट ने अपने सामने है जो रखा। ओके, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। यस, देखो ये सवाल आ गया कि ये सूट मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अपीलेंट ने सेल डीड को चैलेंज किया था ट्रायल कोर्ट के सामने, ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी बातें उसने बता रखी थी, तो इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये जो टीनेंसी वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट ने अपनी बात है जो यहाँ पर क्या है आपके सामने रखी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द अपीलेंट, इस लाइन को समझिएगा, द अपीलेंट हैज नॉट ऑब्टेन एनी सच डिक्लेरेशन इन हिज फेवर। मतलब आपको रेवेन्यू कोर्ट से डिक्लेरेशन लेनी थी कि आपके पास टेनेंसी राइट है, लेकिन आपने नहीं ली। किसने नहीं ली? ग्रांट सन ने है जो यहाँ पे नहीं ली, ठीक है। और सेक्शन 207 किसका? राजस्थान टीनेंसी एक्ट का। जिस तरीके से राजस्थान का टीनेंसी कानून उसी तरीके से हर स्टेट का एक टीनेंसी कानून होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो सूट है ना, ये सूट आपके किसके डील होते हैं? रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा डील होता है, सिविल कोर्ट के अंदर डील है जो नहीं होता है ना। तो कृषि जमीन को लेकर यहाँ पे जो बेसिक बात आ रही है वो ये आ रही है कि पहले आपको टारगेट मिलेगा रेवेन्यू कोर्ट का, वहां पर भी जाके आपको पहले खातेदारी अधिकार है जो साबित करने पड़ेंगे। ओवरऑल जब आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ते हो ना, तो कुछ बातें आपके माइंड में एकदम क्लियर आ जाती है। क्या? देखो, इन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने किसी तरह का कोई भी एरर कमिट नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट ने जो बात कही वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और उसको हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो होता है। तो प्रेजेंट अपील को इन्होंने डिसमिस किया यहाँ पे, और साथ ही साथ एडीजे के जजमेंट को क्या किया? कंफर्म है जो कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक सेगमेंट बहुत अच्छे से समझना है और वो ये है, नंबर 1 कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने अलॉट है जो कर रखा है, ऐसे केस के अंदर जब हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है, देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या दे रखी है? हेयर्स की लिस्ट है जो दे रखी है। तो उसमें क्या होता है कि जो पहले ईयर्स होते हैं जैसे सन जो मदर है वगैरह, तो इनको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। तो जब तक बाप जिंदा है बेटे को अधिकार नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा? जब तक फादर जिंदा है तब तक बेटे को कोई अधिकार है जो नहीं मिलता है इस तरह के केसेस के अंदर, ठीक है, जो मैंने हम लोगों ने अभी इस पॉइंट को डिस्कस किया। हाँ, पिता अगर मर जाता, पिता की डेथ हो जाती, तो फिर बेटे को जो उसका हिस्सा बनता है वो है जो मिल सकता था। और अकॉर्डिंगली एक बहुत ही लैंडमार्क बात यहाँ पर कहेगी कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर द ग्रांटसन हैज नो राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंडफादर एज फार एज द केस इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट इन द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ये कृषि भूमि के संबंध जो लैंड अलॉट की जाती है इसके रिगार्डिंग उनको कोई भी पोते को अधिकार नहीं मिलेगा। ये वर्डिक्ट मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, और खासकर कृषि जमीन के संबंध में कभी भी ऐसा कोई पॉइंट आए तो आप लोगों को इस जजमेंट को इस्तेमाल जो करना चाहिए। और इसके अंदर जो प्यारेलाल का जजमेंट इस्तेमाल किया गया वो भी अपने आप में बहुत ही क्रेडिबल और वर्ती है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट जुडिशरी को डील करना चाहते हैं तो उनके लिए कम बैक का एक अच्छा मौका है। आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे लिंकिंग ऐप पे जाके क्या कर सकते हैं, अगले 12 मंथ तक जुडिशरी सेगमेंट को डील है जो कर सकते हैं लाइव, और उसके साथ साथ में रिकॉर्डेड, जिसमें एवरीथिंग इंक्लूड होगा। एडवोकेसी गाइडेंस भी आपके बीच में इंक्लूड है जो रहने वाला, राइट। और इसमें ईएमआई ऑप्शन भी आपके बीच में है। अब एट द एंड आप लोग मुझे बताइए कि इस केस की स्टडी को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको क्या लगता है, एक पोते को चाहे वो अपने माता पिता का ध्यान रखे या ना रखे, क्या उसको जो है ग्रांड फादर की प्रॉपर्टी, दादा की प्रॉपर्टी के अंदर सीधा हिस्सा मिल जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट ने यहाँ पर कोई एरर की है? आपका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।